So hi everyone, I'm Shifali and this is my coding channel Coding Made Easy. So welcome to you all once again. As we all know, this channel is basically for Python, जिसमें हम Python को beginners level to master level को approach कर रहे हैं and in this we have divided the Python into 6 units, unit 1, unit 2 and unit 3 for this. We have already completed unit 1 and we are on unit 2 right now, and like this only we'll be carrying unit 3, unit 4 and unit 5, right? So what what are the basics of Python? What we have learned in unit 1, we have all covered that, and those lectures were very deeply covered. Handwritten notes were provided और सारे वीडियोस नोट्स अच्छे से एक्सप्लेनेशंस सबके एग्जांपल्स के साथ उसमें हमने डिस्कस किए हुए है, राइट? तो बेसिकली ये यूनिट 1 में था। यूनिट 1 में हमने बेसिकली क्या किया है, हमने पाइथन का एक बेसिक सेटअप किया है कि पाइथन क्या है, पाइथन में क्या क्या यूजेस होते हैं, पाइथन किस लिए यूज होता है, उसमें क्या कोड होते हैं, किस तरीके का कोड होता है, कैसे लिखते हैं, इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे लेते हैं, प्रिंट कैसे करवाते हैं, ये सब कुछ पढ़ा हमने। इंटीजर वैल्यूज लेते हैं तो हम क्या इनपुट के लिए यूज करते हैं, फ्लोट वैल्यू लेते हैं तो हम इनपुट के लिए क्या यूज करते हैं, राइट? और इनपुट इंटीजर और फ्लोट के अलावा हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूज होती हैं जिसे हम यूज करते हैं। उसके अलावा हम स्ट्रिंग्स लेते हैं जो कि हम डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स में लिखते हैं, राइट? तो ये सब हमने पढ़ा। और इंडेंटेशन का क्या काम होता है, वाइट स्पेसेस का क्या काम होता है, राइट? ये सब हमने पढ़ा। उसमें कितनी ऑपरेटर्स थी, सारे कितने ऑपरेटर्स, कंपैरिजन, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक का क्या काम होता है, कंपैरिजन का क्या काम होता है, बिटवाइज ऑपरेटर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। सब कुछ उसमें बहुत इंटरेस्टिंग था, जिसकी हमने सारी थ्योरी से लेके उसके सारी कोडिंग सब कुछ सॉल्व किया, राइट? तो दिस वाज व्हाट ऑल यूनिट 1 वाज कंसिस्टिंग। हमने इतने सारे कोडिंग क्वेश्चंस किए उसमें वीएस कोड पे, और सब कुछ हुआ सब। और सबसे फर्स्ट लेक्चर तो बेसिकली उसी पे बेस्ड थी कि पाइथन का इन्वायरमेंट कैसे सेटअप करना है, अगर हमें कोडिंग स्टार्ट करनी है, हमें पाइथन पढ़ना स्टार्ट करना है, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 1। यूनिट 1 में मैथमेटिक ऑपरेटर सारे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इस चैनल पे, सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड होते हैं, जिसकी वजह से आपको नोट्स में और अंडरस्टैंडिंग में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। जैसा कि आपको, जैसे हमें एक होता है ना, एक टाइप्ड चीजें और एक द थिंग विच वी राइट विद आवर ओन हैंड्स ऑलवेज हैज अ ह्यूज डिफरेंस कि कैसे होता है। अगर हाथ से लिखी हुई चीजें होती है ना, तो उससे हमारा ह्यूमन ब्रेन ज्यादा अच्छे से गेट कर पाता है, राइट? तो यही सब बातें होती हैं। तो इसका क्या मतलब है, कैसे होता है? और नोट सबसे पावरफुल पार्ट है कि आपको इस सारी चीज़ों के नोट्स विद बेस्ट एक्सप्लेनेशंस, विद बेस्ट एग्जांपल्स, बेस्ट कोडिंग क्वेश्चन, हम बाकायदा पूरा वो बोलते हैं ना कि अगर आप कोई चीज़ प्रिंट लेके आ जाऊँ मैं, दैट विल हैव अ ओन डिफरेंस। और अगर मैं यहाँ पे आपको पूरा कोड लिख के दिखाऊं, जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में इफ का कोड लिखा था, तो वो सारी चीज़ें एक डिफरेंस रखता, राइट? तो ये तो हो गया यूनिट 1 की बातें। यूनिट 2 की जो स्टार्ट हमने कल किया, यूनिट 2 का जो नाम एज इट सजेस्ट इज कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, राइट? तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स नाम से ही पता चल रहा है कि किसी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम उन चीज़ों का यूज करते हैं। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स आर स्टेटमेंट्स विच आर यूज्ड टू have a control over the flow of something. फ्लो इन द सेंस, यहाँ पे किस चीज़ की फ्लो की बात हो रही है? यहाँ पे कोड के फ्लो की बात हो रही है कि कोड में किस तरीके से जो फ्लो आता है, जो टॉप टू बॉटम कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है थ्रू इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तो वो एक फ्लो में चल रहा होता है। तो उस फ्लो को कंट्रोल करने के लिए कहाँ पे अगर इंटरप्रेटर को क्या मिले, तो उसके लिए वो क्या प्रिंट करते हैं, उसे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स कहते हैं, राइट? कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के एज वी ऑल नो 3 पार्ट थे: सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, आइटरेटिव स्टेटमेंट्स एंड लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स, लाइक। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स है। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स बेसिकली नाम से सजेस्ट कर रहा है किसी कंडीशन को सिलेक्ट करके उसे प्रिंट कराना या उसके बेसिस पे आउटपुट रिसीव करना, इज व्हाट सिलेक्शन स्टेटमेंट्स डू, राइट? लाइक व्हाट
अगर आप इसे इजीली शब्दों में समझो तो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स क्या होता है? सिलेक्शन बेसिकली अगर हम एक रियल वर्ल्ड के हिसाब से सिलेक्शंस का मतलब समझे तो सिलेक्शन है समथिंग टू सिलेक्ट, राइट? तो एक चीज को सिलेक्ट करना, किसी चीज को सिलेक्ट करना और उसके बाद उसे एग्जीक्यूट करना उसके बेसिस पे, तो उसे हम सिलेक्शन स्टेटमेंट्स कहते हैं। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के अंदर हमें 3 to 4 पार्ट्स है। फर्स्ट वन वाज इफ, सेकंड वाज इफ एल्स, थर्ड वन वाज इफ इफ एलिफ एल्स, एंड द फोर्थ वन वाज नेस्टेड इफ। ठीक है, तो ये चार चीजें पर्टिकुलरली, ये चार कंपोनेंट्स यूज होते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट्स में। फर्स्ट वीडियो में हमने इफ स्टेटमेंट कवर किया बहुत अच्छे से, उसमें सारे उसके डेफिनेशंस कवर किए, कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व किए, सब कुछ किया, राइट? एक ये एग्जांपल मेरे सामने खुला हुआ है इफ स्टेटमेंट का, जो हमने कल लिखा था। इसे हम एक बार रिकैप करके देखते हैं कि इसमें क्या है। कि बेसिकली हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया दैट हैज अ नेम पास अंडरस्कोर मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स हमने यहाँ पे एक वेरिएबल यूज किया। अब ये जो यहाँ पे आप नीचे हाइफ ये देख रहे हैं अंडरस्कोर, remember underscore identifiers, what were identifiers? Identifier were the unique words to identify a variable or a value, right? तो आइडेंटिफायर्स में जैसा कि आपने नोट किया होगा कि आइडेंटिफायर्स में हम सिर्फ एक स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं एंड दैट इज द अंडरस्कोर। नो एस्ट्रिक, नो एट द रेट, नथिंग, ओनली अंडरस्कोर। तो और जैसा कि आपको पता है कि पाइथन में हम चीजें, अगर मैं इसे ऐसे करके लिख दूंगी, बेसिकली देखो मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये वो कर रहा है। और ये देखो पास एक अपने में एक कीवर्ड बन गया है। पास कीवर्ड होता है जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं लूप स्टेटमेंट्स में। तो पास एक कीवर्ड होता है, तो हम पास को ऐसे भी यूज नहीं कर सकते। अब हमें पासिंग मार्क्स लिखना है, आइडेंटिफायर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम ऐसे अंडरस्कोर यूज करते हैं। यूनिट 1 में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, नोट्स में एकदम बकायदा आपको पॉइंटर्स डाल के लिखा हुआ है, ताकि आप जब भी नोट्स रिकैप करें तो आपको वो चीजें बहुत अच्छे से वहां पे मेंशन दिखे, राइट? तो ये चीजें, अब यहाँ पे हमने देख लिया, वेरिएबल क्रिएट किया, हमने उसमें डाल दिया 75, हमने उसका क्राइटेरिया डाल दिया कि पासिंग मार्क्स, जैसे हमारे एग्जाम्स में होता है पासिंग मार्क्स। अच्छा, पहली बात तो ये कि इफ स्टेटमेंट होता क्या? इफ स्टेटमेंट इज समथिंग लाइक, वही बात होगी ना कि हमारे कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि अगर हमारा गेम ओवर हो गया तो हमें गेम ओवर रिप्रेजेंट करना है, या हम अगर जीत गए हैं तो हमारा लेवल अप करना है, ये हमारे सिस्टम को कैसे पता चलता है बेसिकली? तो वो इसी चीज़ से, इन्हीं चीज़ों से एग्जीक्यूट होके हमारे सिस्टम को पता चलता है कि अच्छा अभी हम गेम हार गए हैं तो अभी हमें लेवल डाउन करना है, या फिर हमें गेम ओवर प्रेजेंट करना है, और अगर हम जीत गए हैं तो वैसे करना है। बट इस स्टेटमेंट में अगर वाली बात नहीं होती है। इस स्टेटमेंट में हम सिर्फ एक ही कंडीशन पास करते हैं, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमें वो प्रिंट कर दो, नहीं तो the code stops it, right? This is what we have learned in our previous video, that if the condition given in the if statement is being satisfied, then print that statement, otherwise stop, right? तो पासिंग मार्क्स हमने 75 रेफर कर दिए। मार्क्स क्या किया हमने? मार्क्स लिया अब हमने। अब जो मार्क्स हम यूजर से इनपुट कराने वाले हैं वो मार्क्स हम इनपुट लेने वाले, राइट? तो मार्क्स के लिए हमने क्या किया? मार्क्स इज इक्वल्स टू INT इनपुट। अब यहाँ पे कोड को रीडेबल बनाने के लिए ज़्यादा अच्छा लगे, देखने में अंडरस्टैंडिंग लगे, तो उसके लिए हमने ये स्ट्रिंग अंदर डाला है। और स्ट्रिंग्स को हमने किस में लिखा है? कोट्स में लिखा है। तो कोट्स में लिखने से स्ट्रिंग्स का क्या मतलब होता है कि वो चीज़ें एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। बट अगर यही मैं अगर इसे कोट्स के बाहर लिखती तो मार्क्स में जो वैल्यू कंटेंट है वो प्रिंट हो गया। अब मार्क्स प्रिंट होके नहीं आता, जो उसमें वैल्यू कंटेंट है वो प्रिंट हो गया था, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस फॉर राइटिंग अ स्ट्रिंग इनसाइड द कोट्स एंड आउटसाइड द कोट्स, राइट? ओके, अब मैंने इफ स्टेटमेंट लिया एंड इफ स्टेटमेंट के अंदर मैंने उसकी कंडीशन डाली कि अगर इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन द पासिंग मार्क्स, मार्क्स जो अगर मैं यूजर इनपुट से ले रही हूँ, अगर वो पासिंग मार्क्स जो मैंने पहले से गिवन है मेरा 75 उससे बड़ा है, तो तुम मुझे प्रिंट करा दो गुड जॉब एंड वेल डन। ओके, आई अंडरस्टैंड। What if statement is saying here that if the marks provided by the user is greater than the passing marks, which is 75, then print good job and well done. Okay, now the computer understands and that when the system will get an input of marks, it will check whether that number is greater than or greater than passing marks or less than passing marks. So it would be greater than passing marks, so the statement will be printed good, good job and well done. But what if this
आउटपुट नंबर्स इज नॉट ग्रेटर देन 75। तो अब हमने उसका कंडीशन तो दिया ही नहीं हुआ है। सो दिस इज व्हाट द बेसिक ड्रॉबैक ऑफ इफ स्टेटमेंट इज। तो कि हमें अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हमें पता है कि हमें क्या प्रिंट करना है, बट अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। तो उसके लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एक और स्टेटमेंट उसमें ऐड करते हैं, दैट इज नोन एज एल्स स्टेटमेंट। कि हमारे सिस्टम को एटलीस्ट ये तो पता हो कि अगर ये चीज काम नहीं कर रही है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हम उस टाइम पे क्या करेंगे, राइट। सो दिस इज व्हाट इफ एल्स स्टेटमेंट मीन्स। कि अगर इफ की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि इफ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था ना कि अगर वो सिस्टम को बता तो देता था कि इफ की कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो आप मुझे ये प्रिंट करके दे देना, बट व्हाट इफ द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, तब क्या होता था, तब बेसिकली ये होता था कि हम अगर इनपुट दे भी देते थे तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होता था, राइट। वो वहीं पर स्टॉप हो जाता था, ना वो कोई एरर देता था ना वो कोई आउटपुट देता था, सिंपली वो जस्ट स्टॉप हो जाता था। तो दिस इज व्हाट बेसिकली इट मीन्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अच्छा, हमने इधर अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको पिछले उसमें बताना भूल गई थी, जैसे कोलन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। कोई भी अगर हम स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं, अगर हमने कोलन वहां डाला है तो कोलन इज व्हाट मेंशनिंग दैट कि कोई कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। दैट्स वाई अगर आप जिसको अगर मैं यहाँ पे ये कर देती हूँ, एंटर कर देती हूँ, अगर मैं कोलन के बाद एंटर करती हूँ तो मेरा कर्सर कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। एक टैब स्पेस के बाद, एक टैब स्पेस मैंने आपको पहले बताया, तो वन टैब स्पेस इक्वल्स टू फोर स्पेसेस, राइट। तो वन टैब फोर स्पेसेस इक्वल्स टू फोर स्पेसेस। तो वो इधर क्यों आ रहा है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आके प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगी तब वो प्रिंट स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट के अंडर काउंट होगा, वो इसके इनसाइड काउंट होगा, नॉट उसके आउटसाइड। अगर मैं इसे ये यहाँ पे लिख दूँ तो वो एरर देने लगेगा, सिस्टम को लगेगा कि वो इस इफ का पार्ट है, वो किसी और चीज का पार्ट है। दैट्स वाई हम एक टैब स्पेस लेके लिखते हैं। तो इंडेंटेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है कोड राइटिंग में। इंडेंटेशन चीजों को ऐसे चेंज कर सकता है, आपका पूरा कोड सही हो बट आपकी कहीं पे इंडेंटेशन एरर हो, इंडेंटेशन ज्यादा हो या कम हो, उसकी वजह से बहुत बड़ा एरर आ जाता है, आपका कोड रन नहीं होगा, आपका फेवरेबल आउटकम नहीं आएगा। सो कहने को इंडेंटेशन एक बहुत छोटी सी चीज है, दैट इंडेंटेशन इज जस्ट अ स्पेस, but what does that space means, what is the importance of that space, that is more important than getting to know that indentation is just a space. I understand indentation is just a space, but the computer takes it in a very different way. कंप्यूटर के पास इतना ह्यूमन ब्रेन नहीं है ना कि वो अपने कॉमन सेंस से वो चीजें समझ पाए कि अच्छा ये प्रिंट अगर इस इफ के बाद लिखा है तो वो इस इफ का पार्ट ही होगा। कंप्यूटर को वही चीजें पता है जो हमने उसे बताई है, उसके इधर वो कोई स्टेटमेंट सोच नहीं सकता है या उसके अलावा वो कोई चीज प्रोसेस नहीं कर सकता है, कॉमन सेंस कंप्यूटर के पास नहीं होता है। दैट्स वाई हम एक कोलन लगाते हैं, और जब अगर मैं कोलन हटा के एंटर करूँ, कोलन हटा के एंटर करूँ तो नॉर्मली नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है, क्योंकि कंप्यूटर को तो लग रहा है कि अच्छा ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, कोई भी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं। सो दिस इज व्हाट द इम्पोर्टेंस इज ऑफ कोलन एंड एंड द इंडेंटेशन। इंडेंटेशन एरर बहुत बार होता है लोगों का, एंड इंडेंटेशन एरर इज द मोस्ट कॉमन एरर। इंडेंटेशन एरर एंड स्पेलिंग मिस्टेक एरर्स आर द मोस्ट important and the most ridiculous mistakes each coder makes। और वो चीजें पता है, अगर आपने अगर आपने छोटा सा कोड लिखा है ना तो एक चीज को समझ भी आ जाती है कि मिल भी जाता है, अगर हम कोड को 1 to 5 रिवाइज करें या 3 to 4 बाई रिवाइज करें तो हमें वो चीज पता चल जाती है। बट अगर कोड 500-600 लाइंस का कोड है, जैसा कि आगे चल के अगर आप कोई प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और यू गेट टू वर्क एज एन इंटर्न और एज एन एम्प्लॉय, तो वो चीज़ें बहुत हार्ड टू गेट हो जाती है कि कहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही है, कहाँ इंडेंटेशन एरर है, ईच एंड एवरीथिंग, राइट। सो दिस इज व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ कोलन एंड इंडेंटेशन हैज। सो लेट्स स्टार्ट टुवर्ड्स टुडेज टॉपिक। तो आज का टॉपिक बेसिकली क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट under control flow statement and under selection statements. If a statement is the major advantage over if statement, बेसिकली इफ स्टेटमेंट का जो ड्रॉबैक था वो इफ एल्स स्टेटमेंट ने कवर अप करके उसे प्रोसेस किया है, ठीक है। सो
ओके, तो ये हमने कल एग्जाम्पल सॉल्व किया था इफ स्टेटमेंट का कि अगर मैं नंबर एक इनपुट करके इफ आई गेट अ नंबर इनपुट गेट आई गेट अ यूजर इनपुट एंड उसके बाद मैं इफ की कंडीशन दे दूं अगर कि इफ की कंडीशन है कि अगर नंबर जो यूजर इनपुट करेगा वो मॉड्यूलस डिवीजन 3 से है और इक्वल्स टू 0 रहने वाला है। कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ हम लगा रहे थे, पॉइंट टू बी नोटेड, ये कंपैरिजन ऑपरेटर था, असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं। ये बात याद रखना। ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपैरिजन ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, सो दिस इज व्हाट कंपैरिजन ऑपरेटर लुक्स लाइक। व्हाट इज इट्स वर्क, इसका काम सिर्फ कंपैरिजन का है, असाइनमेंट का नहीं है। बेसिकली यहाँ पे वो क्या कंपेयर कर रहा है, एक तरफ 0 है राइट हैंड साइड पे और एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे एक उसने एक एक्सप्रेशन बना रखा है कि नंबर को जब हम मॉड्यूलस डिवीजन करेंगे, मॉड्यूलस डिवीजन का क्या मतलब था अरिथमेटिक ऑपरेशन में, मॉड्यूलस डिवीजन 0 जो रिमाइंडर नॉट 0 जो भी रिमाइंडर आता है उसके बेसिस पे कंपैरिजन देता है, राइट। तीन टाइप का डिविजन थे, नॉर्मल डिवीजन, मॉड्यूलस डिवीजन और फ्लोर डिवीजन। नॉर्मल डिवीजन आंसर आपका जो भी आता है डिवाइड करने का बाद वो, मॉड्यूलस डिवीजन आपका रिमाइंडर और फ्लोर डिवीजन आपको सबसे नियरेस्ट इंटीजर पे राउंड ऑफ कर देता है, राइट। सो दिस इज व्हाट इट मीन्स। अब इसमें था कि इफ नंबर इज मॉड्यूलस डिवीजन बाय 3 इक्वल्स टू 0 देन प्रिंट डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3, राइट। ठीक, कंप्यूटर को ये तो समझ आ गया कि कोई भी नंबर अगर 3 से डिवाइड करके अगर उसका रिमाइंडर 0 0 पे आ रहा है तो उसके हमें प्रिंट कर देना है डिविजिबल बाय 3। बट व्हाट इफ दैट नंबर इज नॉट गेटिंग फुल्ली डिवाइडेड बाय 3 और गेटिंग सम रिमाइंडर दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो उसके बाद हमारा आंसर क्या आने वाला है कोड में, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अब इफ स्टेटमेंट में हमने वो तो दिया ही, वो हम स्टेटमेंट दिया ही नहीं ना हमने कि हाँ अगर इफ का स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हम आगे का स्टेटमेंट क्या मतलब क्या प्रिंट करने वाले हैं, क्या कंप्यूटर को आगे करना है, हमने कंप्यूटर को वो चीज़ बताई ही नहीं, तो वो एक उसका मेजर ड्रॉबैक बन गया था जो कि हमने इफ एल्स में कवर किया। ओके, आई अंडरस्टैंड। ओके, तो आज का जो हमारा एग्जाम्पल है इफ एल्स का, पहले इफ एल्स की डेफिनेशन क्या होती है। इफ एल्स सॉरी, if else is a you know is a selection statements where uh, two two conditions are given और पॉइंट टू बी नोटेड, एल्स में कोई भी कंडीशन नहीं देते। यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ एल्स के बाद कोलन है, क्योंकि एल्स इज समथिंग फॉर इफ द कंडीशन प्रोवाइडेड इन इफ स्टेटमेंट डज नॉट वर्क्स देन प्रिंट दिस डजंट मैटर व्हाट द वैल्यू इज, ठीक है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट इज बेसिकली समथिंग like if a statement is a selection statement pair where if the condition given in if is not satisfied then the condition given in else will be printed। Okay, now the example is distinction marks। देखो यहाँ पे फिर से हमने अंडरस्कोर लगाया है, ठीक है। distinction marks equals to 75, 75 हमने दे दिया, ठीक है। ये वही ऐसा ही एग्जाम्पल है जो हमने इससे पहले इफ का किया था हम पीएस कोड पे, राइट। डिस्टिंक्शन मार्क्स दे दिया मैंने 75, डिस्टिंक्शन मार्क्स इज बेसिकली पासिंग मार्क्स। मार्क्स इज इक्वल्स टू, मैंने यूजर इनपुट ले लिया, मुझे इंटीजर लेना है। अब अगर कुछ कुछ स्कूल्स में जैसे मार्क्स कैसे, मतलब बेसिकली स्कूल्स में मार्क्स कैसे आते हैं 20.5, 29.5, तो 0.5 आ रहा है ना, तो उसके लिए अगर हम जब लेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली हम INT को फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट नहीं करेंगे, बेसिकली इनपुट ही हम फ्लोट का लेना है तो हमने यहाँ पे फ्लोट लिखना पड़ेगा। फ्लोट INT फ्लोट अंडरस्कोर इनपुट मार्क्स, ठीक है। मार्क्स लिया ताकि वो और ज़्यादा रीडेबल लगे और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे कोड, इजी टू अंडरस्टैंड लगे, इजी टू गेट लगे, राइट। इफ मार्क्स, अब इफ की कंडीशन स्टार्ट हो रही है दैट इफ मार्क्स इज ग्रेटर दैन डिस्टिंक्शन मार्क्स कोलन, to let the system gets to know that what is that the control flow statements are starting from here, so print distinction हो गया else। else नो कंडीशन इज प्रोवाइडेड हियर, एल्स में कोई कंडीशन प्रोवाइड नहीं होगी।
एल्स इज ओनली फॉर कि अगर इफ की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, इफ में जो मैंने कंडीशन दी है मार्क्स इज ग्रेटर देन डिस्टिंक्शन मार्क्स, अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो क्या प्रिंट करे। तो उसके अलावा कोड जैसे इफ स्टेटमेंट में रुक जाता था, तो अब रुकना तो नहीं चाहिए ना, वो बहुत खराब लगता है अगर आपको कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है या आपको कोई एरर नहीं मिल रहा, तो वी बेसिकली थिंक्स दैट द सिस्टम दैट इज देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द सिस्टम, राइट। सो अगर मार्क्स ग्रेटर देन डिस्टिंक्शन मार्क्स नहीं है तो एल्स प्रिंट नॉट डिस्टिंक्शन, सिंपल एज दैट। एल्स किसी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, एल्स किसी चीज के लिए काम नहीं करता है, एल्स इज समथिंग लाइक इफ का अगर नहीं हुआ तो मुझे दे दो, राइट। लेट्स राइट दिस कोड। बेसिकली हम लेने वाले हैं डिस्टिंक्शन मार्क्स equals to 75. Now I will take marks as a user input int input if marks is greater than distinction marks, print this this distinction, else colon no condition required, print not print print not no distinction no distinction। ठीक, रन करके देखते हैं। The code is not running. प्रोसेसिंग में स्लो है थोड़ा। फिर से लैग हुआ है भाई। हाँ अब आया मार्क्स, मार्क्स आ गया। अब मैं मार्क्स डालती हूँ अपने 70, जब मैं 75, एक तो 76 डालती हूँ, ग्रेटर देन ही डालती हूँ, तो मुझे आउटपुट क्या आया, डिस्टिंक्शन। ओके, अब मैं फिर से वो करती हूँ, मार्क्स मुझे आया, कोडिंग में टाइम ले रहा है, आई थिंक देयर इज समथिंग। आउटपुट तो चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। आई मेक श्योर अगली बार से ऐसा कुछ ना हो। मार्क्स आ गए, मैंने चलो डाल दिया 75, मैंने लेस देन भी नहीं डाला, मैंने 75 डाल दिया। अब आंसर क्या है, नो डिस्ट्रिक्शन। क्यों, यहाँ पे तो 75 ही है, अब मैंने भी 75 मार्क्स अब डाले हैं। तो रीजन इज दैट कि जो अर्थमेटिक ऑपरेटर मैंने वहाँ यूज किया है, सॉरी, जो कंपैरिजन ऑपरेटर मैंने वहाँ यूज किया है, वहां पे मैंने सिर्फ ये कहा है कि अगर ग्रेटर देन होगा तो ही प्रिंट करना। बट मैंने यहाँ पे अगर लगाया होता ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मैंने अभी लगा दिया ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मैं रन करके देखती हूँ। अब मैं करती हूँ 75। मार्क्स 75 डिस्टिंक्शन, ठीक है। तो आपका आउटपुट डिपेंड करता है कि आपने इनपुट क्या लेने, आपने इनपुट के लिए इंस्ट्रक्शंस क्या दिए हैं, इनपुट के लिए इंस्ट्रक्शन दे भी दिए तो अब आउटपुट के लिए इंस्ट्रक्शंस क्या दी हैं, इक्वल्स टू पे रखा है या उससे ज़्यादा रखा है, उससे कम रखा है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है, राइट। अब चलो एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मैं करती हूँ ऐसे एक बार, आप मैं यहाँ डालती हूँ मार्क्स 75.5, मुझे इसने एरर दे दिया। ये एरर क्यों दिया मुझे, इसमें लिख दिया ट्रेस बैक मूव स्टेशन कॉल लास्ट मार्क्स इक्वल्स टू, देखो उसने मुझे गलती भी बता दी कि कहाँ की वजह से मेरे आउटपुट में गलती हो रही है, मैंने ऐसा क्या किया, या मुझे इससे इसमें कि मुझे किस सेंटेंस में या किस लाइन में ऐसा क्या चेंज करना चाहिए कि मेरा आउटपुट बदल जाए या मेरे एरर ना आए। सी, इट हैज रिटन मार्क्स इक्वल्स टू INT इनपुट
वाली लाइन में कुछ तो चेंज करने के लिए मुझे रिकमेंड कर रहा है कि यू शुड चेंज समथिंग हियर सो दैट द फेवरेबल योर फेवरेबल आउटकम व्हाट यू आर वांटिंग यू विल गेट। अच्छा, ठीक है। तो अब आप सबको पता होगा, जिसने यूनिट वन अच्छे से पढ़ा है, जिसको पता है कि क्या क्या टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं नंबर इनपुट्स के, कैसे करते हैं, टाइप कन्वर्जंस क्या होता है, जिसको ये नॉलेज है उसको इजिली गेट हो गया होगा कि यहाँ पे हमें बस फ्लोट लिखना है और दैट्स इट। अब हम इसको करते हैं इधर, डाल दिया 75.5। अरे यार, एक तो ये बताया दिस इज व्हाट द ड्रॉबैक ऑफ VS कोड। 75.5 डिस्टिंक्शन, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे कर दूँ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स डाल दिया, ठीक है, याद है ना, एक इंटीजर था, एक फ्लोट वैल्यू था और एक कॉम्प्लेक्स था। एक कॉम्प्लेक्स डाल दिया और मैं रन करती हूँ और मैं डालती हूँ 75 + i, सॉरी, और 75 + i, 75 + i। अच्छा, तो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज नहीं ले रहा है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स वैल्यू सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, नो नो वरीज, INT लेते हैं, ठीक है। 100 डिस्टिंक्शन। तो अब 75 से तुम कितनी भी बड़ी वैल्यू ले लो, वो होता ही रहेगा। अब बेसिकली मार्क्स 100 तक तो आ जाते हैं, 110 120 तो नहीं आएंगे। तो अब उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसे तो चीज़ें नहीं होती है, तो अब हम वहाँ पे हमें क्या चेंज करना पड़ेगा कि चीज़ें इतने लिमिट तक ही रुक जाए, इससे आगे ज़्यादा ना बढ़े। तो वो चीज़ें हम आगे लूप स्टेटमेंट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब तो हो गया। तो दिस वाज वन ऑफ द एग्जांपल्स जो इजीली आप समझ सकते हैं व्हाट इज इफ एल्स। अब हम थोड़े और क्वेश्चंस को कवर करेंगे, दैट इज आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए और आपको और यूज थ्रू होने के लिए, इफ एल्स, राइट। तो ये वाला तो हमने कर लिया, राइट। यहाँ पे देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कोलन एंड द इंडेंटेशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ कोलन लगाना है, आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ इंडेंटेशन लगाना है, सब कुछ यू शुड नो। एक इंडेंटेशन की गलती पूरे कोड को स्टॉप कर देती है, बेसिकली लिटरली स्टॉप कर देती है, ठीक है। तो हम एक कोड लिखते हैं, चलो साथ में लिखेंगे, आप सभी साथ में लिख सकते हैं साइड बाय साइड। क्या लेना चाहिए हमें एग्जाम्पल, लेट्स बेसिकली लेते हैं हम एक मिनट्स, मिनट्स स्टडीड। बेसिकली आप एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं कि जैसे एक गोल सेटअप करते हैं ना अपने पूरे दिन का, कि हमें इतने घंटे पढ़ना है, हमें उतने घंटे पढ़ना है, तो बेसिकली उस पे करते हैं कि हम यूजर इनपुट लेंगे कि हम एक बेसिकली गोल सेटअप करेंगे कि इतने मिनट्स का गोल होना चाहिए, एंड हम यूजर इनपुट लेंगे कि कितने मिनट्स हमने पढ़ाई की, उसके बेसिस पे हम प्रिंट कराते हैं कि either you should study more, or yes, goal achieved, now you can have some fun, have you can chill, right? So let's take in teacher input, how how many minutes have you studied। अब मैं यहाँ पे बेसिकली लूंगी टारगेट गोल, टारगेट अंडरस्कोर गोल इक्वल्स टू 45 मिनट्स का गोल रखते हैं। नाउ if minutes study is greater than equals to target goal, colon, most important, print goal reached, the cube is
glowing green. Green, and most important is take a break. Take a break. Take a break. या फिर have chill. Have fun. Have fun. Okay. Have fun. ठीक है, ये हो गया हमारा इफ का। लेकिन अगर इफ की स्टेटमेंट सेटिस्फाइड नहीं होती है तो हम क्या करेंगे? प्रिंट कीप फोकसिंग यू still have time to study the cube is glowing red। ये हो गया हमारा कोड। लेट्स रन इट। how many minutes you have studied? I have studied for 50 minutes। goal reached, the cube is glowing green, have fun, right? have fun। ठीक, बट अगर मैं इसे कुछ और आउटपुट पे रन करा ली, I have only studied for 30 या फिर 44 minutes। Keep focusing, you still have time to study, the cube is glowing red। ठीक, तो बेसिकली ये एक एग्जांपल पढ़ लिया हमने इफ एल्स का एक और, जिसमें आप फिर से समझ के अच्छे से कि अगर इसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो सीधा एल्स की स्टेटमेंट को प्रिंट करा दो, देयर इज नथिंग सेकंड थॉट टू थिंक अबाउट, राइट। और एक और क्वेश्चन करते हैं। और क्या स्टेटमेंट ना, और हम क्या कर सकते हैं कि प्लेयर अंडरस्कोर वेट फ्लोट 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 से आप समझिए कि इसमें हम फ्लोटिंग वैल्यूज डाल सकते हैं। इंटर एथलीट वेट, इंटर एथलीट वेट इन केजीज, और वेट लिमिट LMIT लिमिट, weight limit is 65 kgs only। Now, if if the if player weight is equals to weight limit colon print athlete qualifies for the light weight lightweight division। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट डाल दी कि अगर जो हमने वेट लिमिट डाली है, अगर प्लेयर उसके विद इन है 65 kg, सो द एथलीट इज क्वालिफाइंग फॉर द लाइट वेट डिवीजन फाइट्स। ओके, नाउ अगर ऐसा नहीं होता है, एल्स प्रिंट एथलीट lead can move to heavy division
कैटेगरी। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, now let's run it. Inter athletes weight in kgs, I'm giving 65 एथलीट्स। फ्लोटिंग वैल्यू में आप क्या कर सकते हो, फ्लोटिंग वैल्यू में अगर आप नॉर्मली एक इंटीजर इंटर करते हो ना, तो वो उसके बेसिकली आगे की फ्लोटिंग वैल्यू 0.0 ले लेता है, खुद पे खुद ले लेता है। ठीक है, सो मैंने 65 जैसे कि यहाँ पे डाला, सो एथलीट क्वालिफाइज फॉर द लाइट वेट डिवीजन एंड व्हाट इफ आई राइट हियर 64.5। नाउ ऑल्सो एथलीट, अब देखो नाउ ऑल्सो, क्योंकि हमने क्या किया कि लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए, तो मैंने लेस लिया। अब मैं इससे ज्यादा का वेट लेके एक बार ट्राई करती हूँ। 75। Athlete can move to heavy division category because the if statement does not satisfy here, so athlete can move to a higher weight fighting category, right? So this is what if else means. This is what हमने इसके सारे एग्जाम्पल्स कर लिए, सब कुछ कर लिया, राइट? तो यही बेसिकली होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट का क्या काम होता है आपको वो भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया, एग्जाम्पल्स क्या है सबके वो भी अच्छे से दिखाया। 3 क्वेश्चन, हमने 3 क्वेश्चन किए, राइट? 3 क्वेश्चंस किए जिससे आपको इजीली अंडरस्टूड हो गया होगा कि क्या होता है और इफ एल्स स्टेटमेंट्स किसके ड्रॉबैक्स को सॉल्व कर रहा है। एंड बेसिकली द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज लाइक एल्स की कोई कंडीशन नहीं होती है। एल्स इज फॉर द लास्ट ऑप्शन, लाइक कि जब कोई ऑप्शन नहीं बचा है ना हमारे पास, तो हम वो काम कर देते हैं सो दैट वर्क इज नॉट एम्प्टी, और वो कंडीशन, जैसे इफ में कोड रुक जाता तो वो कितना खराब लगता था देखने में कि अरे यार कोई आउटपुट नहीं आया, नॉट इवन एन एरर। तो बेसिकली हमें लगता था कि कोड में गलती है क्या, कि क्या सिस्टम है, राइट? तो यहाँ से एल्स से क्या हुआ है, एल्स का बेसिकली सिर्फ इतना सिंपल सा छोटू सा काम है कि अगर इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो एल्स कर दो। सिंपल एज दैट, सीधा सीधा, मतलब पता है की बात कि ये नहीं है तो ये कर दो और खत्म करो बात, राइट? ठीक, तो ये हो गया चीजें कि बेसिकली क्या मतलब होता है इफ एल्स स्टेटमेंट का, राइट? तो हमने यूनिट 2 के दो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स को कर लिया फुल्ली कंप्लीट, एक इफ स्टेटमेंट और एक इफ एल्स स्टेटमेंट। तो दोनों का काम समझ आ गया, दोनों का डिफरेंस क्या है वो समझ आ गया, और दोनों में डिवीजन क्या है वो समझ आ गया कि किसके ड्रॉबैक को सॉल्व कर रहे हैं, कैसे कोड लिखना है, हाइफन अंडरस्कोर क्यों यूज करना है, कीवर्ड्स वेरिएबल्स क्या होते हैं उनका डिफरेंस पता है, इफ स्टेटमेंट को कैसे लिखना है। फिर उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कोलन लगाना है। कोलन लगाने का जब हम सीधा एंटर करते हैं तो हमें 4 टैब्स का स्पेस मिलता है, ओके, दैट इज कॉल्ड इंडेंटेशन। Python programs always has a very common error, that is indentation error. To solve that indentation error, you have to make sure that you are using correct indentation where you're required to. And this was all about today's lecture, if else का। अच्छे से टॉपिक को समझिए, क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करो, खुद के हाथ से कोडिंग क्वेश्चंस लिखो, के तब समझ आएगा कि अच्छा कि किस चीज़ से कैसे काम कर रही है। जब आप खुद चीज़ों को हाथ से लिखते हैं ना तो आपका ब्रेन उसे बहुत इजीली कैच करता है और बहुत लॉन्ग टर्म तक याद रखता है, कि रादर देन कि आप सिर्फ कोड देख ले रहे हैं और यू आर लाइक कि हाँ समझ जाएगा समझ जाएगा। उस कोडिंग क्वेश्चन को वापस लिखो, जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चंस करो, या फिर आप कहीं और से क्वेश्चंस ले सकते हैं वो क्वेश्चंस कर सकते हैं, राइट? सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, नथिंग एल्स, ठीक है? तो अब हमने ये सब कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इफ एल्स कवर करने वाले हैं, ये और इंटरेस्टिंग है इन दोनों से, इसमें इन सब के ड्रॉबैक्स कवर अप होंगे, ठीक है? सो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले इफ एल्स, बहुत कूल सा टॉपिक है, बहुत मजा आता है इसमें, हम बहुत सारी कंडीशंस डाल सकते हैं इसमें, बेसिकली ऐसा होता है, ठीक है? सो this was all about this video. Keep supporting, like, share and subscribe this video, and if you have any kind of doubt, any kind of doubt regarding this episode or any other episode unit 1, you can comment down that in the comment section. And for this was all about for today's video. Thank you and have a nice day.